हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अमिता सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोगों की 4 प्रैक्टिस हो गई है, आज हम लोगों की 5वीं प्रैक्टिस है। तो मेरे बच्चे जो है वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। चलिए, तो आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया है। टॉलमैन, थॉर्नडाइक, कोहलर, बंडूरा। आंसर आप लोग देते रहेंगे। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया है मेरे बच्चे? तो बंडूरा साहब ने दिया है। किसने दिया है? बंडूरा साहब ने। प्रेक्षणात्मक अधिगम के 4 मुख्य चरण या अनुक्रम होते हैं जो अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का हिस्सा है। अब ये 4 मुख्य चरण कौन कौन हैं? पहला है ध्यान, दूसरा है प्रतिधारण जिसे स्मरण भी कहते हैं, तीसरा है पुनरुत्पादन और चौथा है अभिप्रेरणा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को जा सकता है प्राथमिक अनुकरण, गौड़ अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण। आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे सामाजिक अधिगम। क्या है? सामाजिक अधिगम। अब ये मॉडलिंग क्या है? तो मॉडलिंग को ही प्रतिरूपण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? प्रतिरूपण। इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखता है और अपने व्यवहार में उसे अपनाता है। जैसे समझिए, एक छोटा बच्चा है, वो अपने पिता को रोज सुबह शेविंग करते हुए देखता है। अब शेविंग करते हुए मतलब जो दाढ़ी बनाते हैं। और एक दिन वह क्या करता है कि बच्चा भी अपने खिलौने वाले रेजर को लेता है और अपने चेहरे पर क्या करता है? शेविंग करता है। तो क्या करता है? उसकी नकल करता है ना। तो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने बिना किसी के सिखाए केवल देखकर कौशल सीख लिया। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चे संरक्षण और पलटावी के गुण किस चरण में सीखते हैं? संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चे मूर्त संक्रियात्मक। क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक। बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण और पलटावी के गुण सीखते हैं जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलती है। ठीक ना। जीन पियाजे के अनुसार इस चरण में बच्चे यह समझने लगते हैं कि वस्तु का आकार बदलने पर भी उसका आयतन, द्रव्यमान या संख्या समान रहती है, जो कि संरक्षण के अंतर्गत समझते हैं। किसके अंतर्गत समझते हैं? संरक्षण के। संरक्षण के अंतर्गत क्या समझते हैं? कि वस्तु का आकार बदलने पर भी उसका आयतन, द्रव्यमान या संख्या समान रहती है। और ये पलटावी के अंतर्गत क्या सीखते हैं? कि मानसिक क्रियाओं को उल्टा भी किया जा सकता है। ठीक ना। अब ये संरक्षण कैसे समझिए आप? देखिए, जैसे कि बाहरी रूप बदलने से मात्रा नहीं बदलती। यह समझेंगे कि बाहरी रूप बदलने से मात्रा नहीं बदलती। जैसे चौड़े बर्तन से लंबे बर्तन में पानी डालने पर मात्रा उतनी ही रहती है। बच्चा ये समझ जाता है कि जो पानी है ये चौड़े बर्तन में जितना है, अगर इसको लंबे बर्तन में रखेंगे तो पानी देखने में तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन पानी उतना ही रहेगा। मतलब वो समझ जाता है। और पलटावी गुण क्या है? यह क्षमता कि बच्चा मानसिक रूप से किसी प्रक्रिया को उल्टा कर सकता है। अब जैसे है 2 धन 3 बराबर 5। ठीक, इसी को क्या करेगा? वो उल्टा कर देगा। 5 ऋण 3 बराबर 2। उसके समझ में आ गया ये कि मतलब इसको जो है उल्टा भी किया जा सकता है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चे वस्तु अस्थायित्व का गुण किस चरण में सीखते हैं? संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। तो इसका आंसर होगा संवेदी पेशी। मैंने बताया था ना कि वस्तु अस्थायित्व शब्द का ध्यान देते रहना है। वस्तु अस्थायित्व शब्द जहां भी आएगा समझ लेना कि संवेदी पेशी अवस्था की ये बात कर रहा है। तो वस्तु अस्थायित्व का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? यह समझना कि कोई वस्तु आंखों से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है, न कि गायब हो जाती है।
जैसे अगर आप बच्चे का पसंदीदा खिलौना किसी कंबल के नीचे ढक देते हैं तो बच्चा उसे खोजने के लिए कंबल हटाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा जो है खिलौना कहीं गया नहीं है, यहीं पर है वो, ठीक ना। इसलिए वो कंबल को हटाएगा अपने खिलौनों को जो है खोजने के लिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अमूर्त चिंतन और परिकल्पनात्मक तर्क किस अवस्था में विकसित होते हैं? संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक ना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की चौथी और अंतिम अवस्था होती है, जो लगभग 12 वर्ष की आयु से शुरू होकर वयस्कता तक चलती है। इस चरण में किशोरों में अमूर्त चिंतन, तार्किक तर्क, काल्पनिक निगमनात्मक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, ठीक ना। अब ये अमूर्त चिंतन क्या है मेरे बच्चे? तो उन विचारों, अवधारणाओं या वस्तुओं के बारे में सोचना जो प्रत्यक्ष रूप से सामने मौजूद नहीं है। यह कल्पना, प्रतीकों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। जैसे अभी आप छात्र हैं, लेकिन यह सोचना कि 10 साल बाद आप किस पद पर होंगे और वहां पहुंचने के लिए आज आपको क्या करना होगा। जैसे आप लोग सोचते हैं ना कि अब मुझे आगे क्या बनना है, जैसे आप लोग सोचते हैं ना कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो आप उसी के हिसाब से जो है पढ़ाई करते हैं अपनी ना। तो आपके अंदर क्या आ गया? अमूर्त चिंतन आ गया। और ये परिकल्पना तर्क क्या है? तो परिकल्पना तर्क का मतलब है कि किसी समस्या को हल करने के लिए अगर तो वाली स्थिति का उपयोग करना। जैसे यदि मैं रोज कसरत करूंगा तो मेरा वजन कम हो जाएगा, ठीक ना। ये आप जो है परिकल्पना तर्क कर रहे हैं कि अगर आप आज, जैसे दूसरा समझ लीजिए कि जैसे अगर आज बारिश होती है तो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। जैसे आप लोग जब थोड़ा छोटे थे तो आप लोगों को ये अक्सर होता था कि आज अगर बारिश हो जाती तो स्कूल की छुट्टी हो जाती। ये क्या करते थे आप? परिकल्पना तर्क करते थे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे के अनुसार ज्ञान की मानसिक संरचना को क्या कहा जाता है? समायोजन, आत्मसात्करण, स्कीमा, अनुकूलन। आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे और अपना स्कोर तो जरूर शेयर करेंगे कि इतने क्वेश्चन में हमने इतना क्वेश्चन सही किया है, ठीक ना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे स्कीमा। क्या है? स्कीमा। अब स्कीमा क्या है? ये जीन पियाजे का जो है स्कीमा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का एक मूल आधार है, जिसके अनुसार बच्चे दुनिया की समझ विकसित करने के लिए अपने दिमाग में सूचनाओं के छोटे छोटे मानसिक ढांचे या पैकेट बनाते हैं। मानसिक ढांचा मतलब वही प्रारूप। जैसे कुत्ता शब्द सुनते ही उसके दिमाग में 4 पैर और पूंछ वाली छवि बन जाती है। यह क्या है? यह पूर्व निर्मित स्कीमा है। जैसे अभी आपने उसके सामने हाथी का नाम ले लिया तो उसके दिमाग में आ जाए ना बच्चे के सामने कि उसके 4 पैर होते हैं, उसकी पूंछ होती है, उसके 2 बड़े बड़े कान होते हैं, उसके पास सूंड होता है ना। तो वो उसके स्कीमा में जो है तुरंत आ जाता है, क्योंकि वो देखे रहता है। तो वही है स्कीमा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है? निष्क्रिय शिक्षार्थी, नन्हे वैज्ञानिक, कोरी स्लेट, अनुकरणकर्ता। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चे नन्हे वैज्ञानिक। क्या होगा? नन्हे वैज्ञानिक। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक इसलिए कहा है क्योंकि बच्चे वयस्कों की तरह निष्क्रिय होकर ज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि वे सक्रिय रूप से अपने आसपास के वातावरण के साथ क्रिया करके, परीक्षण करके और अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। वे खिलौनों को, वस्तुओं को तोड़ फोड़ कर या उन पर अलग अलग प्रयोग करके सीखते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि छोटे बच्चे घर में जो होते हैं उनको आप खिलौना देते हैं तो उसको आज लाएंगे वो लोग और कल उसको सब तोड़ ताड़ के पूरा बिखरा देंगे। क्या करते हैं? उसको तोड़ते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं? उससे वो सीखते हैं, ठीक ना। जैसे आप समझिए कि एक बच्चा जो है वो कुर्सी पर बैठा है और अपने हाथ में क्या लिया है? एक चम्मच लिया है और उसको बार बार गिराता है। उसका वैज्ञानिक व्यवहार क्या है कि बच्चा यह प्रयोग कर रहा है कि क्या होता है जब मैं इसे गिराऊंगा, या जब वो उसे गिराता है तो बच्चा सोचेगा कि मतलब इसको गिराने से क्या होगा। वह देखता है कि चम्मच नीचे गिरती है और आवाज़ होती है, वह फिर गिराता है ताकि यह पुष्टि कर सके कि हर बार वही परिणाम होता है या नहीं, ठीक है। निष्कर्ष इसका क्या निकलता है कि निष्कर्ष इसका मतलब निकलता है कि बच्चा जो है कारण और प्रभाव का सिद्धांत सीखता है
कि क्रिया से प्रतिक्रिया होती है, यानी जब वह चम्मच गिराएगा तो आवाज़ होगी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे नई जानकारी के अनुसार अपने पूर्व ज्ञान में बदलाव करते हैं। आत्मसातकरण, समायोजन, संतुलन, स्कीमा। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे समायोजन। समायोजन। अब समायोजन क्या है? नई जानकारी के अनुसार पूर्व ज्ञान में बदलाव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। यानी जब नई जानकारी मौजूदा ज्ञान में फिट नहीं बैठती तो बच्चा अपने ज्ञान के ढांचे को बदलता है। जैसे समझिए कि एक बच्चा 4 पैरों वाले हर जानवर को कुत्ता समझता है, यानी चाहे जो भी जानवर वो देखता है, जिसे जिसके पास 4 पैर होते हैं, वह तुरंत समझता है कि यह कोई कुत्ता है। वो इसका क्या है? पूर्व ज्ञान है। और जब वह बिल्ली देखता है तो समझता है कि वह म्याऊं करती है। जब बिल्ली बोलती है तो वह म्याऊं की आवाज़ देती है और वह कुत्ता नहीं है। तो वह बिल्ली के लिए एक नया ज्ञान या ढांचा बनाता है कि ये जो था ये कुत्ता था और ये जो म्याऊं शब्द कह रही है यह एक बिल्ली है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन, सूझ का सिद्धांत। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, यह सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत का मानना है कि सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है जो गलतियों को कम करने और सही प्रतिक्रियाओं को चुनने के माध्यम से होती है। जैसे थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को क्या किया? एक पहेली पेटी में बंद कर दिया, जिसे पजल बॉक्स भी बोलते हैं, और उसके बाहर जो है मछली रख दिया। मतलब बॉक्स में जो है बिल्ली को बंद कर दिया और मछली को बाहर रख दिया। प्रयास उसने क्या किया कि बिल्ली जो है मछली को पाने के लिए पेटी में इधर उधर दौड़ती है, कूदती है और पंजा मारती है। त्रुटि उसने क्या किया है? शुरुआती प्रयास में वह बार बार जो है गलत पंजा मारती है, जिससे दरवाज़ा नहीं खोल पाती। बिल्ली जो है शुरुआती प्रयास में बार बार जो है गलत जगह पंजा मारती है और जिससे दरवाज़ा नहीं खुलता है। सफल प्रतिक्रिया क्या है उसकी कि एक बार अचानक बिल्ली का पंजा जो है वह पेटी के अंदर लगी कुंडी पर पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है। तो निष्कर्ष इसका क्या निकला कि कई बार इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद बिल्ली समझ जाती है कि मछली पाने के लिए कुंडी को दबाना होगा और वह बिना गलतियां किए तुरंत दरवाज़ा खोलना सीख जाती है। मतलब जब उसको पता चल गया कि जब इस कुंडी को हम दबाएंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा, तो उसने सीख लिया। अब उसे बार बार इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब वो डायरेक्ट जो है उसी कुंडी पर जो है अपना पैर दबाएगी और वह जो है दरवाज़ा खुल जाएगा। उसने यह सीख लिया कि जब हम कुंडी को दबा देंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? 2, 3, 4, 5। तो थॉर्नडाइक ने जो है मुख्य नियम कितने दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। कौन कौन है नियम मेरे बच्चे? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बिल्ली को जिस पिंजरे में बंद किया गया था उसे क्या कहा जाता है? स्किनर बॉक्स, पजल बॉक्स, लर्निंग केज, मेज। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे पजल बॉक्स। क्या है मेरे बच्चे? पजल बॉक्स। पजल बॉक्स को ही पहेली पिंजरा बॉक्स भी कहते हैं, जिसका उपयोग जो है 1898 ईस्वी में किया गया था। ठीक ना? ये आपसे पूछेगा कि पजल बॉक्स का प्रयोग कब किया गया था, तो 1898 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया था। और इसी को जो ही पहेली पिंजरा बॉक्स भी बोलते हैं, इसी को पजल बॉक्स भी बोलते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जब किसी कार्य को बार बार दोहराया जाता है तो संबंध मजबूत हो जाता है। यह कौन सा नियम है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, इनमें से कोई नहीं। आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अभ्यास का नियम। क्या है? अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के अभ्यास का नियम अधिगम का एक मुख्य नियम है, जो यह बताता है कि किसी कार्य को बार बार करने से संबंध मजबूत होता है और छोड़ देने से कमजोर हो जाता है। यह नियम
कर के सीखने और पुनरावृत्ति पर जोर देता है। पुनरावृत्ति मतलब दोहराव, कोई कार्य है उसको आप बार बार करेंगे, ठीक ना। इसके दो उपनियम है, कौन कौन है? उपयोग का नियम और दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। उपयोग का नियम जो है वह निरंतर अभ्यास से सीखने से आता है, मतलब जब निरंतर अभ्यास आप करेंगे तब ये जो है उपयोग का नियम है। और जो अनुप्रयोग का नियम है, अगर अभ्यास आप नहीं करेंगे तो उसको भूल जाएंगे, ये अनुप्रयोग का नियम है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। थॉर्नडाइक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? व्यवहारवाद के जनक, आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता, संज्ञानात्मक विकास के जनक, मनोविश्लेषण के पिता। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता, ठीक ना। थॉर्नडाइक को मुख्य रूप से पशु मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पशु मनोविज्ञान के जनक किसे कहे जाते हैं, मतलब किसको कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक साहब को कहा जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक साहब है। ये भी आपसे पूछेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक साहब हैं। और आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता कौन है? ये भी थॉर्नडाइक साहब हैं। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत मतलब देने के कारण इन्हें संयोजनवाद के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक ना। आपसे पूछेगा कि संयोजनवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो थॉर्नडाइक साहब हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। गलतियां व्यक्ति को सिखाती हैं, यह कथन थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। अभी अभी आपने पढ़ा कि गलतियां व्यक्ति को सिखाती हैं थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रयत्न और भूल के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर है मेरे बच्चे? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। और ये पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसको CL हल साहब ने दिया है, ठीक ना। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो ये अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे साहब ने दिया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे प्रभाव का नियम। क्या है? प्रभाव का नियम। इस नियम से यदि किसी व्यवहार या अनुक्रिया से संतोषजनक परिणाम मिलता है तो वह व्यवहार मजबूत होता है और दोहराया जाता है। अब ये संतोषजनक परिणाम क्या है? जिससे आपको सुख की अनुभूति हो, यानी जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है और आपको पुरस्कार मिल रहा है। जैसे कोई कार्य कर रहे हैं आप और आपको उसमें जो है अच्छा कार्य करने पे आपको पुरस्कार मिला तो आप उस कार्य को करते रहेंगे, ठीक ना। और इसके विपरीत यानी जो है जो ये है, यदि परिणाम असंतोषजनक मिलता है तो व्यवहार कमजोर पड़ता है यानी रुक जाता है। अब असंतोषजनक क्या है परिणाम? तो जैसे दर्द है, दंड है, कोई कार्य आप कर रहे हैं और आपको दंड मिल रहा है तो आप उस कार्य को करेंगे नहीं करेंगे ना, तो इससे क्या होगा? आपका जो है व्यवहार कमजोर पड़ जाएगा। यही संतोष और असंतोष जो है परिणाम है। तो आज हम लोगों का जो है क्वेश्चन यहीं तक था मेरे बच्चे। आप लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कि मेरे बच्चे बाय बाय।